हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं 3GPP। 3GPP इज अ थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। 3GPP का फुल फॉर्म क्या है? थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। ओके, 3GPP के अंदर 7 ऑर्गेनाइजेशन है। ये देखो, आप देख रहे हो स्क्रीन पे, दिस इज 7 ऑर्गेनाइजेशन जो कि कम्स अंडर 3GPP। ओके, अब जिसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं ARIB, ATIS, CCSA, TTC, देन TTA, TSDI, ETSI। ओके, तो 7 ऑर्गेनाइजेशन है। अब ATIS है USA की। ओके, देन CCA है चाइना की, ETSI है यूरोप की, एंड इंडिया की हमारी है TSDSI। TTA है कोरिया की, TIC है सॉरी TTC है जापान की, ARIB है जापान की। जापान से 2 ऑर्गेनाइजेशन है, ARIB एंड TTC। इंडिया से एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस से एक, चाइना से भी एक, और कोरिया से, मतलब बाकी सबसे एक ही, जस्ट जापान से 2 है। तो ये 7 ऑर्गेनाइजेशन है जो किसके अंदर आती है? थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, ये हमें ये थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट क्या करती है? ये हमें रिपोर्ट एंड स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट पता है क्या है? इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि 3GPP के अंदर TSDSI, टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डेवलपमेंट सोसाइटी इंडिया, तो ये हमारा इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो 3GPP के अंदर है, जो 1 जनवरी 2015 में 3GPP के ग्रुप के अंदर पार्टनर बने। TSDSI करता क्या है? ये हमारी इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है, फील्ड से रिलेटेड हो गई, स्टैंडर्डाइज सॉल्यूशन, जो भी इंडिया का स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो देता है 3GPP को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके थ्रू हमें समझ में आता है क्या रिसर्च चल रही है, 5G पर क्या चल रहा है, कौन सी रिलेटेड पर क्या हो रहा है। ओके, अभी बताती हूँ। देखो, इससे पहले क्या हुआ था, ये 6 ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, मतलब आउट ऑफ आवर कंट्री। तो हमारी इंडिया ने भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका हमने नाम दिया है TSDI 2015 1 जनवरी को, और फिर वो भी इंक्लूड हुआ 3GPP पे। अभी ये 3GPP मतलब ये 7 ऑर्गेनाइजेशन मिलके अपनी अपनी रिसर्च इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं इसको। ओके, अपनी इंडिया में जो भी हाईली इंफॉर्मेशन, हाईली रिसर्च चल रही है, उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ प्रोवाइड होती है? 3GPP में। हमें क्या रिक्वायरमेंट है या हमारी क्या प्रोसेस चालू है। ओके, अभी क्या कहा? रिपोर्ट एंड स्पेसिफिकेशन देता है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये अपना है, राइट, TSID अपने इंडिया का है, जो किसका रिलीज हुआ 1 जनवरी 2015 में। ओके, मतलब जो भी इंडिया की स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो देता है 3GPP को। मतलब इंडिया में क्या रिक्वायरमेंट है ये सब 3GPP को TSIDI प्रोवाइड करने का काम करता है। ओके, देन सी स्पेसिफिकेशन एक मिनट, सॉरी, 3GPP स्पेसिफिकेशन फॉर्मेशन फ्लो। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 3GPP की जो स्पेसिफिकेशन है वो बनती कैसी है, क्या क्या स्टेप्स है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है। ये डायग्राम है, इसके अंदर बताया गया है कि स्पेसिफिकेशन का फॉर्मेशन कैसा होता है। सबसे पहले डिस्कस इन इंडस्ट्री एंड एकेडमिक। जो हमारी इंडस्ट्री है, जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे नोकिया हुई, सैमसंग, एप्पल, जो सबके 3GP है वो एक मीटिंग करता है। ओके, मतलब जो मैंने आपको कहा था 3GP होती है 7 ऑर्गेनाइजेशन, वो सब क्या करता है? एक मीटिंग करता है, उसके अंदर सबको बुलाता है। ओके, एंड डिस्कस करते हैं कौन से फ्यूचर होने चाहिए हमारे, कौन सी इम्प्लीमेंट होने चाहिए, कैसे मतलब कैसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। उन सबकी डिस्कशन कहाँ होता है? 3GPP के अंदर। उसके बाद सब, मतलब सारी कंपनियां, सारे ऑर्गेनाइजेशन, इवन अपना इंडिया का भी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड है, TSIDI, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन एक 3GPP के अंदर आते हैं, मतलब थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। सब लोग मीटिंग करते हैं, एंड क्या होता है उसके बाद सब अपनी अपनी कंपनी में रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं।
फिर वो रिसर्च के बाद मतलब टेक्निकल रिसर्च के बाद टेक्निकल डिस्क्रिप्शन किया जाता है, मतलब टेक्निकल डिस्क्रिप्शन डिस्कशन किया जाता है। ओके, जैसे नोकिया अपने फ्यूचर के कुछ डॉक्स देगा। ओके, सैमसंग अपनी फ्यूचर के कुछ डॉक्स मतलब डॉक्यूमेंट्स या जो भी उसने रिसर्च किया वो देगा। एप्पल अपनी, हर एक कंपनी अपनी अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग कुछ डॉक्स देते हैं। ओके, जो उनकी इम्प्लीमेंटेशन है जिसकी पार्टनर जिससे वो पार्टनर मतलब पैटर्न करना चाहते हैं, वो फिर देते हैं टीएस और डीआई को। मतलब यहाँ से वो डॉक्स तैयार होता है, हर कंपनी अपनी अपनी डॉक्स देती है टू हियर। ओके, उसके बाद बनती है, अगर इम्प्लीमेंटेशन टीओसी के बाद बनती है, उसके बाद कंफर्मेशन टेस्ट होता है। मतलब यहाँ पे कंफर्मेशन टेस्ट आता है। आपने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ऐसा फ्लो चार्ट स्टडी किया है जिसमें हम लोग देखते हैं कोडिंग होती है, टेस्टिंग होती है, मतलब हर एक प्रोसेस के बाद फाइनल प्रोजेक्ट होता है। या यू हैव स्टडी लाइक दिस, यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। पहले हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी अपनी डॉक सेंड करता है, बाद में उसका टीएसओ, वो डॉक्स यहाँ पे सेंड होने के बाद उसका टेस्टिंग होता है, मतलब उसका स्पेसिफिकेशन होता है। हर एक इम्प्लीमेंट जिसके मतलब पैटर्न करना चाहते हो डॉक सेंड करते हैं। देन उसके बाद बात क्या होता है क्या कहा टीओसी के बाद बनती है, उसके बाद कंफर्मेशन टेस्ट होता है। मतलब ये सेंड होने के बाद कंफर्मेशन टेस्ट होता है। ओके, उसकी स्पेसिफिकेशन बनती है आफ्टर दिस कैरियर एक्सपेक्टेशन स्पेसिफिकेशन, कैरियर एक्सेप्ट स्पेसिफिकेशन, लास्ट दिस स्टेज। ओके, आप देखिए यूएसए के अंदर कुछ ऑपरेटर्स है, मतलब अभी लास्ट में कौन सा स्टेप या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को मतलब सब ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा फाइनल करना है, या हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पार्ट्स लेके पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बनना है, यहाँ पे वो फाइनल स्पेसिफिकेशन यहाँ पे एक्सेप्ट होता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूएसए के अंदर कुछ ऑपरेटर है, जैसे एटीएनटी हो गया, टीम मोबाइल हो गया, ये सब क्या करते हैं, इनका भी एक पूरा सूट कैरियर ये होता है, टेस्टिंग होता है। उसमें क्या होता है, सिमुलेटर होता है, सिमुलेटर के ऊपर होती है कि वो आखिर में बनती, मतलब सिमुलेटर होता है मतलब क्या, मतलब वो लोग पहले क्या करते हैं, पहले वो लोग कंप्यूटर वाइज चेक करते हैं कि सिमुलेट करते हैं, मीन्स कि ये जो प्रोडक्ट हम लॉन्च करने वाले हैं वो फ्यूचर में कैसा होगा। जैसे कि एक एग्जांपल दो, अगर कोई कार बनाता है, ठीक है, पहले उसे क्या होना होगा, उसको पहले हमें सिमुलेट करना होगा। सिमुलेट मीन्स अगर सपोज आप कोई कार जस्ट हार्डवेयर या उसका पार्ट बनाना स्टार्ट कर देते हो, ओके एग्जांपल, और सपोज वो मार्केट में आपको सक्सेस नहीं हुआ या उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम फेस हुई, तो आपके पैसे वेस्ट, आपका मनी वेस्ट, आपका टाइम वेस्ट, आपका मैन पावर वेस्ट। इससे बचने के लिए हम सिमुलेट करते हैं, मतलब वो हर एक चीज हम लोग सॉफ्टवेयर वाइज कंप्यूटर वाइज वो चेक करते हैं कि अगर हम फ्यूचर में हमारा मॉडल ऐसा होना चाहिए जिससे मतलब परफेक्शन क्या क्या आना चाहिए, वो हम लोग सॉफ्टवेयर वाइज चेक करते हैं। और जब हमें पता चलता है कि हाँ ये परफेक्ट मार्केट में लॉन्च होने के बाद प्रॉफिट होगा या ऐसा ही पार्ट परफेक्ट इस मॉडल को सूट होगा, उसके बाद ये फिजिकली वर्क करना स्टार्ट होता है। ओके, दैट इज कॉल्ड सिमुलेशन। ओके, सिमुलेशन के ऊपर होती है। तो फिर मैंने क्या कहा, तो यूएसए में क्या होता है, फोन के साथ आपको ऑपरेटर भी मिलता है। ऑपरेटर क्या करता है, सारे टेस्ट सीरीज वो डिवाइस पे चलवाता है ताकि वो कैपेटेबल रहे जब वो लॉन्च करे। जैसे मैं आपको अभी सिमुलेशन का एग्जांपल दी, मतलब कोई भी मोबाइल जो होता है ना, पहले उसको सिमुलेट करते हैं, उसके बाद वो मार्केट में लॉन्च किया जाता है। आई बात समझ में? ओके, टेस्टिंग होती है जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे ये चार्ट फ्लो होता है, मतलब इंफॉर्मेशन फ्लो है जो कि बताता है कि कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले उसकी कुछ स्टेप्स होती है जो हमें फॉलो करनी होगी, और देन वी हैव टू लॉन्च दिस प्रोडक्ट। ओके, देन 3GPP मशीन टाइप कम्युनिकेशन। अब मशीन टाइप कम्युनिकेशन मतलब आपको भी मैंने इतने सारे एग्जांपल आईओटी में दे चुकी हूँ कि मशीन टू मशीन आईओटी में कैसे कम्युनिकेशन होता है, आप या वॉट एवर। सो यहाँ पे क्या होता है, डिवाइस कम्युनिकेशन विद वन और मोर एमटीसी सर्वर, मतलब डिवाइस कम्युनिकेशन होता है, मतलब हर एक डिवाइस पर्टिकुलर सर्वर से कनेक्ट कम्युनिकेशन करता है। अभी मैंने आपको कंट्रोलर का एग्जांपल दिया, वो पर्टिकुलर सर्वर हुआ, वहाँ पे सारा डेटा फर्स्टली स्टोर होगा, या वहाँ पे मतलब वो एज ए सर्वर वर्क करेगा, वो प्रोवाइड करेगा कनेक्शन को, राइट। तो हर एक मशीन उससे कनेक्शन करती है, या वी हैव डिड दिस वर्क, दैट वर्क, लाइक दिस। ओके, देन एमटीसी डिवाइस कम्युनिकेशन विद ईच अदर, हर एक डिवाइस एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगी। जैसे कि अभी सपोज कोई भी एक डिवाइस है आईओटी सेक्टर में,
आप सब बोल सकते हो कि अगर ये वर्क ऑपरेट होने के बाद अगर आपको मैंने आपको हाफ डुप्लेक्स का कम्युनिकेशन कहा था कि यहाँ से एक डिवाइस से वर्क कंप्लीट होने के बाद वही डिवाइस पर्टिकुलर सेकंड डिवाइस को मैसेज सेंड करेंगी। जैसे कि अभी इसका एग्जांपल ले लीजिए, वाटर हमें सप्लाई करना है प्लांट पर, ठीक है। तो एक डिवाइस होगी जो कंट्रोलर सेंड करेगा किसको, वाटर वाटर मोटर को, वाटर मोटर सेंड करेंगी प्लांट को, मतलब डिवाइस कम्युनिकेशन एक दूसरे से कम्युनिकेट करती जाएंगी वन बाय वन। आई बस समझ में, दैट इज अ डिवाइस कम्युनिकेशन विद ईच अदर। देन मोबिलिटी मैनेजमेंट। अब आप सोचोगे ये मोबिलिटी मैनेजमेंट आईओटी में क्यों? अभी मैंने ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन यू कि आईओटी इज नथिंग बट कनेक्शन ऑफ बिटवीन थिंग्स या डिवाइस। तो मोबिलिटी मैनेजमेंट दिस इज आल्सो मोबाइल, राइट? इसमें भी कनेक्शन होता है, दैट इज वी हैव स्टडी हियर मोबिलिटी मैनेजमेंट. It is a functionality that facilitates mobile device operation in GSM network. Basically, it is used to reduce physical user to provide service like call and SMS. सारे सर्विस को प्रोवाइड करने से पहले हमें सबसे पहले लोकेशन चाहिए, राइट? थ्रू नेटवर्क टावर से कनेक्ट होगा, वी गेट कनेक्टिविटी देन. अब मोबिलिटी मैनेजमेंट, व्हाई वी रिक्वायर मोबिलिटी मैनेजमेंट? Why we require mobility? It's required when mobile user is changing his position from one place to another. So why do we require mobility management? To check network service is efficient or not. So whenever user moving from one to another, whenever user moves one place to next, the network service should not change. This the idea of mobility management. This 7 step यहाँ पे देख रहे हो, मतलब जब भी एक यूजर वन प्लेस टू दूसरी प्लेस में मूव होता है तो वो नेटवर्क उसका चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब अभी आप हॉल से अगर आप रूम में चले जाते हो तो ऐसा तो नहीं होता है कि आपका नेटवर्क लगाया होता है, लेकिन मोस्टली नहीं होता, राइट? उसका नेटवर्क सर्विस चेंज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ 7 स्टेप्स है। 7 step based technically we look to it one by one. In this 7 step we have node here, node 1, node 2, okay. Where mobile user present currently node 1. Node 1 is the current to base station. Yeah, we have already studied about base station in my previous lecture. The base station further connected to the base station controller, right? The base station controller further connected to something called HLR and VLR. And HLR and VLR connected to MSC, which is mobile switch center. It's called mobile switch center. The mobile switch center connected to the target base station here. Target base station after, which is for connected to the target base station, then which is again connected to N2. After target base station, again base station, then connected to N2. What is happening here? The user is switching from N1 to N2. Mobility management follow this 7 step. अब see यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर N1 और N2 को जब आप एक डिवाइस से जब आप कांटेक्ट करते हैं ना दूसरी तरफ, आपको भी ये 7 स्टेप पार करनी होती है। जैसे हियर कनेक्ट, एक दूसरे से कनेक्ट करते करते यहाँ पर वो कनेक्ट होता है N2 से. So HLR and VLR are basically registered, or these are the storing device, you can say, or these are the storing data of subscriber. ये एक रजिस्टर हम बोल सकते हैं, स्टोरिंग डिवाइस हम इसको बोल सकते हैं. Mobile switching center will basically switch the data packet from one network to another. So we require MSC. Why we require mobile service center? Because it's connected one network to another. We require MSC. Then we have go to the BSC, target base station controller, to which MSC will shift details of the. ओके, मतलब MSC क्या करती है, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ तक आती है वो टारगेट बेस स्टेशन को स्विच करती है, मतलब शिफ्ट करती है, और यहाँ की इंफॉर्मेशन हियर और इधर से इनको समझ में आता है. अभी आपने सपोज एग्जांपल हेलो कहा तो यहाँ से कन्वर्ट होके देयर हियर. आई बात समझ में? अब सी HLR and VR का क्या मेन वर्क है? ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट मास्टर मोबाइल स्विच स्टेशन क्या करता है, सेंटर ये इंफॉर्मेशन शिफ्ट करता है, लेकिन आपको इन डिटेल HLR एंड VR भी पता होना चाहिए ना कि क्या वर्क है एक्चुअली HLR एंड VLR. सो सी HLR
होम लोकेशन रजिस्टर, इसका फुल फॉर्म है होम लोकेशन रजिस्टर। आपका मोबाइल जिस नेटवर्क में है उसे आप होम नेटवर्क कह सकते हो, क्योंकि उस मोबाइल के लिए वो तो उसका होम हुआ, राइट। उस नेटवर्क के अंदर जो आपका रजिस्टर होगा, जो उस मोबाइल की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, दैट इज नथिंग बट होम लोकेशन रजिस्टर। एच एल आर मतलब एक तरीके का परमानेंट स्टोरेज है, ये एक डेटाबेस है। ओके, एच एल आर आपका डेटा मतलब जो मोबाइल यूजर या सब्सक्राइबर है उसका डेटा परमानेंटली स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मोबाइल खरीद लिया, ओके, तो मोबाइल एच क्या करता है, आपका जो भी मोबाइल डेटा या सब्सक्राइबर का जो भी डेटा होता है ना उसको परमानेंटली स्टोर करने का काम करता है। जैसे कि अगर आपने मोबाइल खरीदा तो मोबाइल खरीदने के बाद आप डायरेक्टली कॉल नहीं करते, राइट। अभी आपने न्यू मोबाइल है तो आप कॉल नहीं कर सकते, यू नीड सिम कार्ड, राइट। सिम कार्ड की जरूरत होती है। जब आप सिम खरीदने जाते हो मार्केट में तो यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू सेंड सम इंफॉर्मेशन, यू हैव टू से सम इंफॉर्मेशन अबाउट यूर रिगार्डिंग यूर सेल्फ, इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। वो इंफॉर्मेशन मतलब आपका प्रोफाइल, तो उसके अंदर आपका प्रोफाइल हो गया, आपकी लोकेशन इंफॉर्मेशन हो गई, आपका स्टेटस हो गया, जैसे कि एक्टिव है या इनएक्टिव है। ये सारी जो इंफॉर्मेशन होती है एक सब्सक्राइबर और यूजर से जुड़ी हुई, वो सारी एचएलआर के अंदर स्टोर हो जाती है। And this permanent storage of your identity and the information regarding the subscribe but subscription information register user is stored। अभी चलो यूजर तो स्टोर कर लिया है, लेकिन इस यूजर से जुड़ा हुआ सब्सक्रिप्शन क्या है, क्या है, क्या इस बंदे में प्रीपेड लिया है या क्या इस बंदे ने पोस्टपेड लिया है। यूजर ने एक महीना का डेटा रिचार्ज मारा है या 9 दिन का, बराबर या ना 28 दिन खत्म होते ही आपको मैसेज आता है आपका बैलेंस खत्म हो चुका है, आपको रिन्यू करना हो गया होगा। ये सब कैसे होता है, यहाँ पर आपके सब्सक्रिप्शन क्या है, वॉइस से रिलेटेड, डेटा से रिलेटेड, जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो खुद के लिए, वो सबके सब एचआरएम में रिकॉर्ड होते हैं। इसका बेस आपको सर्विस प्रोवाइड होती है, ओके, इसके बेस पर आपको सर्विस प्रोवाइड होती है। अगर 28 दिन का आपने डेटा का सब्सक्रिप्शन लिया तो 20 दिन के बाद आपको सर्विस मिलना बंद हो जाती है, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन पीरियड खत्म हो जाता है एज पर द रिकॉर्डिंग एचएलआर। मतलब सी एचएलआर क्या करता है, एचएलआर का ये होम लोकेशन रजिस्टर, ओके। तो इसमें जो भी यूजर मतलब जो भी आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब रिकॉर्डिंग करने का काम है, वो रजिस्टर करने का काम इसका होता है। जैसे कि आप यू आर यूजर फ्रेंडली मोबाइल तो आप ऑलवेज यूज करते हैं, सो नो नीड टू एक्सप्लेन डिटेल, लेकिन फिर भी एचएलआर का मीनिंग आपको समझ गया होगा कि आपका कब मतलब आपका डेटा कब खत्म होने वाला है, उससे पहले आपको मैसेज आ जाता है। अगर डेटा खत्म होने के बाद भी आपने रिचार्ज नहीं मारा तो आपको सर्विस प्रोवाइड होना बंद हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस। ये हर एक चीज को रिकॉर्डिंग करता है। तब एचएलआर है तो वीएलआर का क्या यूज, राइट। अभी आपको समझ गया एचएलआर क्या क्या काम करता है, लेकिन वाई वी आर यूजिंग हियर वीएलआर आल्सो। तो लिसन, वीएलआर पर वीएलआर इज विजिटर लोकेटर रजिस्टर। अब विजिटर लोकेटर रजिस्टर को हम वीएलआर बोलते हैं। हर एक एमएससी वीएलआर से भी कनेक्ट होता है। अब आपको तो पता है एमएससी मतलब मोबाइल स्विच सेंटर, ये क्या करता है, हर एक इंफॉर्मेशन को लेकर टारगेट बेस्ड सेशन को प्रोवाइड करने के बाद पर्टिकुलर यूजर के पास पहुंचाने का काम करता है, राइट। अब एचएलआर का तो आपको वर्क समझ गया है कि एचएलआर क्या करता है, वो पर्टिकुलर यूजर की इंफॉर्मेशन को रजिस्टर होने के बाद उस इंफॉर्मेशन में जो भी उसका वर्क है, जो भी उसका डेटा है, जो भी रिचार्ज, जो भी सिस्टम है उस यूजर की मोबाइल में प्रीपेड पोस्टपेड, उस पर मॉनिटरिंग काम रखने का काम करता है। और उसका अगर बैलेंस मतलब 20 डेज के बाद उसने रिचार्ज नहीं किया तो वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, राइट। तो ये सब काम एचएलआर का है। देन व्हाई वी यूजिंग वीएलआर हियर, ओके। वीएलआर एग्जाम्पल थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। सपोज मैं अभी महाराष्ट्र में हूँ, राइट। तो इसका कोई तो सिस्टम होगा जिसे जिसे यूज करके मैं किसी से बात कर सकती हूँ। अभी देखो, अभी मैं महाराष्ट्र से हूँ, अब मैं महाराष्ट्र से सपोज कर्नाटक गई, ठीक है। अब मैं कर्नाटक में जाने के बाद मेरा मोबाइल कहाँ, कौन सा सिम है मेरा, ये महाराष्ट्र का सिम है, राइट। तो अब मैं कर्नाटक गई तो फिर मैं वीएलआर में कन्वर्ट हो गई, मतलब विजिट लोकेटर रजिस्टर। मतलब अब क्या होगा, वीएलआर क्या करेगा, मैं जब अपना मोबाइल यूज करती हूँ उधर, ठीक है, तो वीएलआर ये एचएलआर को मैसेज सेंड करेगा कि भाई आपके महाराष्ट्र से किसी का ये मतलब ये सिग्नल आया, ये मैसेज है, कोई तो यहाँ पे विजिट किया है, तो फिर अभी हम बताइए कि इसकी इंफॉर्मेशन बताइए। मतलब
मतलब मैंने जो भी रजिस्टर किया कि इसने पासपोर्ट प्रीपेड है या पोस्टपेड है, या इस बंदे का कितना डेटा पैक है, मतलब जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरे मोबाइल में बैलेंस कितना है, क्या है, मतलब मुझे कॉल कर सकती हूँ क्या नहीं मैं दूसरे उधर जाके कर्नाटक में पर्टिकुलर, वो सारी इन्फॉर्मेशन ये एचएलआर को से मांगता है वीएलआर। और फिर क्या होता है, एचएलआर जब सेंड करता है इन्फॉर्मेशन वीएलआर को, तो एचएलआर को भी अपडेट कर देता है इन्फॉर्मेशन कि ये पर्टिकुलर बंदा ये महाराष्ट्र छोड़ के कर्नाटक में पहुंच गया है। आप देखते हुए या आप कभी देखो, कभी बाहर जाओगे तो आपका नेटवर्क मोबाइल में पर्टिकुलर वो लोकेशन सेंड हो जाता है, सॉरी लोकेशन शो होता है। आप कभी चेक करना वो क्यों ऐसा होता है, बिकॉज एचएलआर वो अपडेट कर देता है उस सब्सक्राइबर या उस यूजर की इन्फॉर्मेशन वीएलआर में। अगर समझ में, इसीलिए वीएलआर हम यूज करते हैं। वीजे वो टेम्पररी होता है, वो स्टोरिंग जो होता है वो परमानेंट नहीं होता। जब मैं अपने महाराष्ट्र में फिर से मूव करूंगी देन मेरा सिम महाराष्ट्र का हो जाएगा, लेकिन जब तक मैं वहां पे हूँ कर्नाटक का में, तब तक वो इन्फॉर्मेशन वहां की ही अपडेट रखेगा, वो टेम्पररी बेस पे होता है। ओके, सो वीएलआर क्या करता है, वो जो इन्फॉर्मेशन आती है उसका वो स्टोर करता है, राइट, ऑन द टेम्पररी बेसिस। जब एक बार वीएलआर बता देता है कि एचएलआर को कि हाँ ये यूजर कर्नाटक में आ चुका है, या तो जो होम लोकेशन रजिस्टर है एचएलआर कर्नाटक का महाराष्ट्र का, वो लोकेशन इन्फॉर्मेशन अपडेट कर देता है उसे पर्टिकुलर यूजर की फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटक, दैट इज इंटीग्रेट विथ एमएससी। ये भी एक एमएससी से इंटीग्रेट है। आई बात समझ में इसका स्टेज। सो अभी देखिए, अब आईओटी में क्या है, इंटरनेट का कैसे एचएलआर वीआर ये नेटवर्क थ्रू ही कनेक्ट हो गए, राइट। अब ऐसे तो नहीं होगा, नहीं तो आप बोलोगे मैडम मोबाइल टू मोबाइल हम कॉलिंग करते तो वी डोंट रिक्वायर नेट, बट इस प्रोसेस के लिए यू रिक्वायर है। दैट्स व्हाई हम लोगों को ये पार्ट है मोबिलिटी मैनेजमेंट इन आईओटी सेक्टर। ओके, देन नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ बेनिफिट ऑफ आईओटी। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं efficient resource utilization, save time, human effort, security, and user friendly. These are the benefits of our IoT. So, efficient resource utilization. आपका जो रिसोर्स है उसको बहुत सही तरीके से आपको यूज करना चाहिए। ओके, एफिशिएंट रिसोर्स या एक मात्रा में मोटिव है कि रिसोर्स शुड नॉट बी वेस्ट। रिसोर्स आर वेरी प्रीशियस, उनका वेस्ट नहीं होना चाहिए, उनका मार्जिन निग्लिजिबल होना चाहिए। ओके, तो सपोज देखो अभी बहुत से हम लोगों की आदत होती है कि हम लोग फैन ऑफ कर जाते हैं, या सॉरी ऑन का ऑफ नहीं करते, या लाइट ऑन रख देते हैं किसी बेडरूम की। ये तो हम लोगों को ये रिसोर्स हम वेस्ट करते रहते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल वेस्ट करते हैं। सो इसीलिए क्या है कि अभी सपोज दो होम है, सपोज कंसीडर, ओके, एक स्मार्ट होम मतलब आईओटी जिसमें आईओटी इंप्लीमेंट है, और एक नॉर्मल होम। अभी सपोज आप एम्प्लॉय हो और आपको मैसेज या कॉल आया कि बॉस का कि आपको इमीडिएटली मीटिंग अटेंड करनी है। ओके, तो आप घाई में क्या करोगे, आप लाइट या फैन ऑन करके छोड़ जाओगे और अपने ऑफिस पर्टिकुलर पहुंच जाओगे। दैट इज ये सब लोकल होम में, नॉर्मल होम में। ओके, तो क्या होगा, जब तक आप वो मीटिंग अटेंड करके आधा 1 घंटा 2 घंटे में रिटर्न घर आओगे, तब तक आपका वो फैन चलता रहेगा, राइट। और इससे आपकी इलेक्ट्रिक बिल भी ऑफ कोर्स यू हैव टू फेस बिल प्रॉब्लम, राइट। सो इन केस में अगर यही चीज आपका स्मार्ट होम से इम्प्लीमेंट है, मतलब आईओटी है जिस होम में इम्प्लीमेंट है, तो उसमें क्या होगा, जैसे ही आप फैन ऑन करके भूल गए हो लेकिन आपने डोर लॉक किया, वैसे ही फैन में एक सेंसर डिवाइस होगी जिसको सिग्नल मिलेगा कि या घर डोर इज लॉक नाउ, फैन को ऑफ होना है, तो फैन खुद से ऑफ हो जाएगा। और इसकी वजह से आप अपना रिसोर्स बिल सेव कर सकते हो, राइट। दैट इज एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मतलब आप यूटिलाइजेशन ठीक से कर सकते हो। देन सेव टाइम। अब सेव टाइम इज आल्सो कॉल्ड सेव लाइफ। आईओटी में कैसे होता है, मैंने सेव टाइम सेव लाइफ क्यों कहा, मैं आपको समझाती हूँ। अभी देखिए, अगर सब अभी आईओटी का एग्जांपल देती हूँ सेव टाइम में। सपोज एक स्मार्ट होम है जिसमें आईओटी इंप्लीमेंट है। ओके, सपोज घर का किसी एक मेंबर को से मतलब घर के हर एक जगह आईओटी है, इवन घर के मेंबर के हाथ में भी सेंसर या सेंसर बेल्ट, आईओटी बेल्ट ऐसा कुछ है। ओके, तो क्या हुआ, घर के एक मेंबर है जिसको सपोज रात के 2 बजे कुछ हार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब शायद कुछ अटैक आने जैसा कुछ प्रॉब्लम। तो उससे क्या होगा, आपका जो बेल्ट है सेंसर आईओटी का हाथ में,
वो नोटिस करता रहेगा कि या इस बंदे का कुछ प्रॉब्लम चालू हो गया है हार्ट में, ये ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, मतलब कुछ अटैक आने जैसे कुछ प्रॉब्लम होगा। तो वो क्या करेगा, वो नियर लोकेशन ढूंढेगा कि यहाँ पे हॉस्पिटल नियर, आपके लोकेशन में जितना नियर डॉक्टर है, वहाँ पे हॉस्पिटल है, वहाँ पे वो कनेक्शन प्रोवाइड करेगा इस बंदे की रिपोर्ट्स, मतलब जो भी हार्ट का जो भी प्रॉब्लम चालू है वो उसको पिक्स सेंड करेगा पर्टिकुलर हॉस्पिटल में, कॉल करेगा, ओके, वो डिवाइस। तो वहाँ पे कनेक्शन थ्रू वो मैसेज प्रोवाइड होगा हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में वो मैसेज जाने के बाद क्या होगा, डॉक्टर को समझ आएगा कि ये पर्टिकुलर लोकेशन में एक पेशेंट है जिसको कुछ ऐसा हार्ट का प्रॉब्लम है, जिसका ये प्रॉब्लम है। और वो क्या करेंगे, वो एम्बुलेंस सेंड करेंगे, और वो पेशेंट पर्टिकुलर हॉस्पिटल में आने से पहले ही उसका पूरा रूम ऑपरेट हो जाएगा कि पेशेंट को क्या कौन सी मेडिसिन देनी है, पेशेंट को कौन क्या कैसे ऑपरेशन करना है, हर एक चीज वो रेडी रहेगा, बिकॉज पेशेंट और डॉक्टर को पहले ही पता चल गया कि इस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, उसको क्या मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है। दिस हैपन बिकॉज ऑफ IoT, सेव टाइम इक्विपमेंट टू सेव लाइफ। आई बात समझ में? देन ह्यूमन एफर्ट्स को भी रिड्यूस करने की कोशिश करता है। जैसे कि ह्यूमन एफर्ट्स मतलब आपको मेहनत करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, आपको मतलब कंफर्टेबल लाइफ देने की मदद करेगा IoT सिस्टम। यानी अगर आपका स्मार्ट होम है, IoT होम इम्प्लीमेंट हुआ भी, आप एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हो, दूसरे रूम में एंटर करते ही लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगी, या दूसरे देन रूम से निकलते ही उस रूम की लाइट ऑफ हो जाएंगी। सो ह्यूमन एफर्ट्स की नीड नहीं है, आपको स्विच ऑन करने का मेहनत करने की भी नीड नहीं है। दिस हैपन बिकॉज ऑफ IoT। देन सिक्योरिटी। ओके, सिक्योरिटी में एक अच्छा एग्जांपल है IoT का। जैसे कि अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल। अभी आपका होम इम्प्लीमेंट है IoT से, ओके, IoT स्मार्ट होम है आपका। तो सपोज आप एक सिटी से दूसरे सिटी में गए, ठीक है, तो फिर आपने क्या किया, आपने अपना होम मतलब लॉक किया है, ठीक है। तो आपने IoT सिस्टम में ऐसा सिस्टम लगाया है कि अगर जब तक आपका थंब या मतलब आप एक मोबाइल से जब तक आप एक थंब नहीं लगाते, जैसे मैंने आपको कहा नोटिफिकेशन नहीं जाता तब उससे पहले कोई चीज ऑन नहीं होती है। तो ऐसे ही आपने अगर मोबाइल में कुछ कोडिंग या कुछ ऐसा सिस्टम रखा अपनी जोर से और अपने मोबाइल से, कि जब तक आप वो नहीं करते, इंटरफेस नहीं करते, या जब तक आप उस कोड को डालते नहीं है तब तक आपका डोर नहीं खुलेगा, मतलब जो लॉक किया है, ओके। मतलब सब एक मिनट आपको समझाती हूँ। देखो, जैसे कि मान लो आप दूसरे सिटी में हो, ओके, एंड IoT स्मार्ट होम है, ओके, एंड आपने घर का लॉक कर रखा है, ओके, IoT सिक्योरिटी सिस्टम के साथ। अगर कोई चोर आ गया, सपोज रॉबर आ गया आपके घर में, ओके, और वो कोशिश कर रहा है आपका रूम खोलने की, बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू एंटर योर होम, बिकॉज जो ऑनर है स्मार्ट होम, उसने क्या करा है, घर से निकलते ही आपका घर लॉक किया था। एंड अनलॉक आपका घर तभी हो सकता है जब आपके पास जो इंटरफेस प्रोवाइड है आपका IoT सिस्टम का मॉनिटर करने के लिए, उस पर आप जब अनलॉक प्रेस करोगे आपका घर ओपन होगा। मतलब कि जब रॉबर आएगा तो नोटिफिकेशन ऑनर तक पहुंच जाएगा कि हाँ कोई तो अपने घर के सामने आया, वो भी बिकॉज ऑफ कैमरा होगा, राइट। तो फिर रॉबर तो क्या होगा उससे, तो रॉबर आने के बाद वो पर्टिकुलर ऑनर को उसका ऑब्जेक्ट समझ जाएगा, तो ऑनर समझेगा कि ये तो हमारा कोई रिलेटिव है नहीं, दैट इज रॉबर, राइट। तो रिलेटिव तो फिर वो इंटरफेस को ओपन नहीं करेगा कि रॉबर एंट्री नहीं करना चाहिए, राइट। तो इनकेस अगर उस आपका कोई रिलेटिव आता है उस स्मार्ट होम में और आपको अलग सिटी में, ठीक है, तो कैसे क्या होगा, तो वो रिलेटिव आपके घर के को अनलॉक कर सकता है। कैसे? इट्स हैपन विद द हेल्प ऑफ IoT। मतलब ऑनर वहीं बैठे बैठे मोबाइल में कुछ बटन क्लिक करेगा, जो आपके डोर और आपके मोबाइल से कनेक्ट होगा, और वो बटन क्लिक करते ही आपका रूम खुल जाएगा और रिलेटिव आपके घर में आ सकते हैं, ओके। तो वो ऑब्जेक्ट, रिलेटिव्स का ऑब्जेक्ट, उसकी इन्फॉर्मेशन सारी पर्टिकुलर ऑनर को पहुंच जाएंगी कि हाँ ये, तो फिर ऑनर समझेगा हाँ ये बंदा हमारा रिलेटिव है, देन ही कैन कम इन आवर होम। तो इट्स हैपन बिकॉज ऑफ IoT। मतलब आप एक सिटी से दूसरे सिटी में होकर भी आपका होम यूज कर सकते हैं, आपके रिलेटिव आ सकते हैं आपके घर में। दिस हैपन बिकॉज ऑफ IoT। देन यूजर फ्रेंडली, ये बेनिफिट है, मतलब ये भी एक बेनिफिट है IoT का फ्रॉम एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब क्या, आपके एंड यूजर को ज्यादा तो नॉलेज नहीं होती टेक्निकल, मतलब कि अगर आपको कुछ सपोज आपको कुछ ऑपरेट करना हो विदाउट यूजिंग
ह्यूमन एफर्ट्स। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक कोडिंग देखनी है या आपको कुछ कोडिंग में इम्प्लीमेंट करना है या कोडिंग चेंज करना है, नो। आपको जस्ट ऑपरेटर मतलब कुछ ये होगा, कुछ चैट दी जाती है, कुछ बटन दिए जाते हैं, उसको जस्ट ऑपरेट करना होता है और आपका IoT वर्क करता है। मतलब ये यूजर फ्रेंडली होता है, ऐसा नहीं कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड कोड या कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स है जो यूज करके हम IoT का यूज कर सकते हैं। IoT में हर एक डिवाइस एक यूजर फ्रेंडली होती है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि IoT में क्या कैसे कैसे वर्क होता है। जैसे कि बेनिफिट ऑफ IoT क्या है, इफिशिएंट रिसोर्स कैसे यूटिलाइज होता है, देन सेव टाइमिंग कैसी होती है, देन ह्यूमन एफर्ट्स कैसे कम लगते हैं बिकॉज ऑफ IoT, सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड होती है कि एक रॉबर अपने घर में एंटर नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ हाईली सिक्योरिटी सिक्योर प्रोवाइड बाय IoT, एंड वो यूजर फ्रेंडली होता है। नो नीड टू एक्सप्लेन इन डिटेल कि यूजर फ्रेंडली कैसे होता है IoT के हर एक डिवाइस। ओके, देन wireless HART. Okay, wireless HART. HART is highway addressable remote procedure transistor. तो वायरलेस हार्ट ओपन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ये वायरलेस हर एक प्रोटोकॉल है जिसकी यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट प्रोटोकॉल, TCP, UDP, ऐसे एक वायरलेस हार्ट भी प्रोटोकॉल है। ओके, हार्ट इज ग्लोबली यूज टू सेंड एंड रिसीव डेटा, इसका भी यही काम है, एक रिसीव और सेंड डेटा करने का। इट इज सिक्योर डेटा रिलायबल मैक प्रोटोकॉल that use encrypt to encrypt messages. A figure show the basis element of typical wireless HART network include. यहाँ पे देख सकते हैं आप फील्ड डिवाइस है, आप मतलब आप नो नीड टू एक्सप्लेन यू कि क्या वर्क होता है इधर का, मैंने अब तक आपको हर एक एग्जांपल में शो किया है। वायरलेस हार्ट इज अ प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन लाइक TCP, UDP, यू नो वेरी वेल प्रोटोकॉल, सो ये एक टाइप का प्रोटोकॉल है। देन ऑल्सो वी सी फील्ड डिवाइस क्या करता है, दैट आर अटैच टू प्लान प्रोसेस, मतलब ये जो है ना पर्टिकुलर उसमें फील्ड डिवाइस अटैच होता है, राइट। इट इज द बेसिक डिवाइस परफॉर्मिंग फील्ड सेंसिंग, मतलब फील्ड का डिवाइस को सेंस करने का काम कौन करता है, फील्ड डिवाइस। या जैसे कि अभी वाटर मोटर में जो डिवाइस है वो सेंस कर लेता है कि या यहाँ से मुझे कंट्रोलर से मैसेज आया है कि इसको वाटर की नीड है, देन इट प्रोवाइड वाटर टू प्लांट। Then router device, router you know very well about, it is defined network path from communication, right? Then adapter, it's also work like router. Adapter field device binds wire HART device into mesh. A mesh I already explained you with example in my Zigbee lecture, right? If you don't know, then please visit this lecture and learn. Then handle device, it is carried by mobile. See here एक handle device है जो carry होती है by mobile. Then access point, it is required to connect field device to gateway. ये क्या करता है, field gateway से कनेक्ट होता है। गेटवे ऑल्सो आई हैव स्टे इन माय प्रीवियस लेक्चर, इन डिटेल मैंने आपको गेटवे का भी बताया है। ओके, दैट गेटवे दैट कनेक्ट होस्ट एप्लीकेशन विद फील्ड डिवाइस। ओके, एंड नेटवर्क मैनेजर, यू नो वेरी वेल नेटवर्क मैनेजर क्या वर्क करता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेड्यूलिंग एंड मैनेजिंग कम्युनिकेशन बिटवीन वायरलेस हार्ट एंड डिवाइस। ओके, अब वायरलेस हर एक टाइप का प्रोटोकॉल है, जो भी मैंने आपको, जैसे आप रियल लाइफ में मैंने आपको मोबाइल का एग्जांपल दिया था कि कैसे हम नोटिफिकेशन सेंड करते ही सारे सिस्टम ऑटोमेटिकली वर्क हो जाते हैं, जैसे कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कनेक्शन प्रोवाइड होता है विद द हेल्प ऑफ, वी रिक्वायर नेट, वी रिक्वायर कनेक्शन, राइट, वी रिक्वायर कम्युनिकेशन। सो ये सारा काम इंटरनेट के थ्रू होता है। अब इंटरनेट में गेटवे भी होगा, एक्सेस पॉइंट भी होगा, देन I said that particular controller भी होगा जिससे डिवाइस टू डिवाइस कनेक्शन होगा। So it is work like as a protocol. Okay. Okay. So आज हमने देखा 3GP and their organization, थर्ड जनरेशन पार्टनर ये क्या क्या वर्क करते हैं, वी हैव स्टडी। देन हमने इसका स्पेसिफिकेशन देखा, देन कैसे मशीन डिवाइस कम्युनिकेशन विद वन और मोर सर्वर, MTC server. Then we have study about MTC device communication with each other. So mobility management IoT में भी कैसे वर्क होता है, I explain you. Then benefit of IoT. Then wireless HART. I hope you understand today's session also. Okay, thank you.